नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज मैं आपको लेकर चलूंगा परवेश की कहानी में। परवेश गोरखपुर जिला के रहने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश में। और इनके साथ ये वाकया घटी थी, साल था 2007 का। परवेश एक गरीब परिवार से थे, नौकरी करने के लिए शहर जाते थे। उनके पास अपना कोई साधन नहीं था, तो बस का ही सहारा लेते थे। सुबह अपने वक्त पर निकलते और शाम को जब लौटते ना, तो कभी कभी देर भी हो जाती थी। जब अपने बस अड्डे पर उतरते, जो गांव के बाहर था मेन रोड पर, और वहां से फिर 1.5 किलोमीटर का दूरी पैदल ही तय करते थे। ऐसा ही एक रात परवेश के साथ में जो घटना घटी थी, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरा नाम है परवेश। मैं एक सामान्य परिवार से था। सामान्य क्या, मैं गरीब परिवार से कहूं तो और अच्छा रहेगा। अब मैं शहर में नौकरी करता था। मेरी उम्र लगभग 24 साल की रही होगी, 24 से ऊपर थी जबकि ये बात है। अब गर्मियों का टाइम था। सुबह मैं अपने काम पर निकलता और कभी कभी वक्त पर अपना बस स्टैंड पर उतर जाता था। लेकिन कभी कभी जिस जगह पर काम करता था वहाँ लेट भी हो जाती थी। और फिर मैं जब बस पकड़ता आता तो काफ़ी देर हो जाती, कभी 8, कभी 9, कभी कभी 10 भी बज जाते थे। और उस रात भी ऐसे ही हुआ था। अब कुछ अर्जेंट काम था वहाँ पर, जिस जगह पर मैं काम करता था, और उसमें हम लग जाते थे। हाँ, उसके बदले में हमें नाश्ता पानी और कुछ नगद पैसे भी मिलते थे। वही लालच थी कि चलो 2-4 पैसे नगद जेब में आ जाएंगे, परिवार के लिए कुछ हरी हरी सब्जी हम लेके जाएंगे। ऐसा ही मैं करता था। और इसके बाद जब काम खत्म हुआ ना, तब हम बस पकड़ने के लिए आ चुके थे। आज संजोग से बस तैयार थी, मैं बैठ गया, बस चल पड़ी। बस ज़्यादा खाली ही थी, कुछ ही मुसाफिर उसमें बैठे हुए थे। कुछ औरतें बैठी थी जो अपने परिवार के साथ में थी। अब मैं जो पिछला सीट था ना, वो पूरा एरिया खाली था। अब मैं पिछली सीट के थोड़ा अगली 2 रो में बैठ चुका था, खिड़की के पास। मैं ज़्यादातर खिड़की के पास ही बैठता, क्योंकि मुझे हवा थोड़ा बाहर से बस में आती ना तो अच्छा लगता है, और नींद भी हवा के झोंके से आ जाती। ऐसे ही उस रात हुआ था। मैं उस बस में बैठ गया खिड़की के पास में। आज जब बस चलने लगी ना, तो हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराने लगा। अब बहुत ही सुकून मिल रहा था। गर्मी के टाइम में वो हवा मेरे लिए एक तरह से बड़ा ही सुख का एहसास देती थी। और इसके बाद कब आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। हालांकि कंडक्टर को बता चुका था कि भैया मेरे गांव के स्टैंड पर मुझे आवाज़ दे देना। वो कहा कि बैठो, मैं हर स्टैंड पर रोकता हूँ, आवाज़ देता हूँ, तो वहाँ भी रुकूंगा, आवाज़ भी दूंगा। मैं निश्चित सा अपने सीट पर बैठ करके ठंडी हवा का आनंद लेते हुए कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरे बगल में कुछ महसूस हुआ, कुछ खुशबू सी आई नाकों में, और तब मैं अपनी आंखें खोला। मुझे लगा कि कहीं मेरा स्टैंड तो नहीं निकल गया। लेकिन स्टैंड तो निकला नहीं था, लेकिन अपने बगल में जो मैं देखा तो थोड़ा हैरत जरूर हुई थी। एक खूबसूरत ज्योति और अपना जो सामान था, एक छोटा सा बैग था, गोद में लेकर के अब बैठ गई थी मेरे बगल वाली सीट पर। और उसने शायद कोई परफ्यूम लगा रखी थी, वो भी तेज वाला, और वही परफ्यूम मेरे नाकों पे चढ़ रही थी। जब मैंने उसको तरफ देखा ना, तो वो दूसरी साइड में देख रही थी। मुझे लगा कि इतनी पीछे में सीट खाली है, लंबी वाली सीट खाली है, उसमें तो 5-6 इंसान आराम से बैठ सकता है। लेकिन वहाँ ना बैठ करके मेरे ही बगल में आके बैठी। ऐसा क्या है? खैर, मैंने इस पर ज़्यादा सोचा नहीं। अब बस जो थी ना मेरे गांव के करीब आ रही थी।
मैं जब बाहर देखा तो मुझे अंदाज़ा लग चुका था कि बस कुछ ही देर में हमारा स्टैंड आने वाला है। मैं तो इतना तो जानता ही था। अब इसके बाद मैं एक तरह से तैयार था कि जैसे ही स्टैंड आएगी उससे पहले मैं कंडक्टर के पास चला जाऊंगा, भैया गाड़ी रोक दो। अब यही सोच करके मैं थोड़ा सा हिलडुल रहा था, क्योंकि हर पल बस दौड़ती जा रही थी, स्टैंड आने वाला था, तो कहीं आगे ना चले जाए, मैं इसी थोड़ा सा उलझन में था। अब मैंने उस लड़की को कहा कि थोड़ा सा अपना पैर थोड़ा उस साइड में कर दो ताकि मैं बाहर निकल जाऊं। वो लड़की मेरी तरफ मुड़ी। जब मैंने उसका चेहरा देखा ना तो बहुत खूबसूरत थी, गजब की खूबसूरत। और उसने अपना पैर ही उठा करके सीट पर रख दिया, दोनों पैर उठा लिया और उकड़ू बैठ गई सीट पर। मैं उसका पैर देखा, नंगे पैर थी, चप्पल तक नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद चप्पल गल नीचे पड़ा होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे कर लेती हैं लड़कियां। लेकिन मैं थोड़ा सा बाहर निकलना, जैसे ही निकला तब वो बोलने लगी, जिस स्टैंड पर मैं उतरता था ना, वो कहने लगी कि वो स्टैंड आए तो जरा मुझे बता देना। मैं कहा कि बस आने वाला ही, मैं भी तो वहीं उतरने जा रहा हूँ, कुछ ही क्षण में आ जाएगा स्टैंड, अगर आपको उतरना है तो आप भी रेडी हो जाओ, चप्पल अगर पहन लो। मैं इतना ही बोला था। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा ना तो मैं एक बार मुड़ करके देखा उस लड़की को। खूबसूरत लड़की थी, मैं भी जवान था, उम्र भी मेरी अब 23-24 साल की हो चुकी थी, तो इतना तो बनता ही था। अब मैं जब पीछे मुड़ के देखा, शक्ल तो जरूर देखा, खूबसूरत लग रही थी, और वो अब उठ के खड़ी हो गई थी। सबसे हैरत हुई कि उसके पैर में चप्पल या ऐसी कुछ चीज था ही नहीं, नंगी पैर थी, हाथ में एक छोटा सा थैला लिए कपड़े का, और वो तैयार हो गई थी उतरने के लिए। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि भाई बिना चप्पल बिना सैंडल का कोई जवान लड़की, और वो पैदल क्यों चलेगी, ऐसी क्या आफत पड़ी है। मैं उस वक्त तो कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि स्टैंड आ चुका था, कंडक्टर भी आवाज़ दे दिया था कि भाई उतरो उतरो, आ गया स्टैंड। अब फिर मैं गेट पर पहुंच गया था। मैं फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब बस से नीचे उतर चुका था, और इसके बाद मैं अपने रास्ते पर चलने लगा। मैं उस लड़की की तरफ पलटकर देखा भी नहीं। हाँ, बस चली गई, तब मैं एक बार मुड़ करके देखा कि वो लड़की कहाँ जाएगी नंगे पैर, जो है बिना चप्पल जूते की। अब मैं जब देखा ना पलट करके, तो वो तो मेरे पीछे ही आ रही थी, वाकई बिना चप्पल जूता के, सुंदर सी लड़की। अब मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा था उस वक्त में कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हो सकता है इसकी कोई अपनी मजबूरी हो, चप्पल जूता कहीं टूट गया हो, थैले में रख रखी हो, ऐसा कुछ हो जाता है। तो मैं इस पर ज़्यादा दिमाग दौड़ाया नहीं, और तब तक वो लड़की मुझे आवाज़ देने लगी, सुनिए सुनिए सुनिए। मैं रुक गया। वो मेरे करीब आई और कहने लगी कि देखिए मुझे इस गांव में जाना है। मैं बोला कि जी इसी रास्ते पर है हमारा गांव, और वो आपका जो गांव बता रही हो ना, दोनों के बीच में एक तालाब है, दूसरी साइड में आपका जो गांव बता रही है उस साइड में है, और हमारा गांव इस साइड में है। चलिए मैं तालाब तो जाऊंगा, उसके बाद आपका रास्ता मुड़ जाएगा बाएं साइड में, सीधा रास्ता उसी गांव में जाएगा। किसके घर में जाएंगे आप? वो कुछ नाम बताई, लेकिन मैं उस गांव में कम ही जाता था, कुछ गिने चुने लोगों को मैं नाम जानता था, और उससे ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं। मैं सोचा कि होगा कोई नाम होगा जिसको मैं जानता नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे अपने काम से ही फुर्सत नहीं था, अब सुबह उठ करके शहर जाना, शहर से नौकरी करके अब फिर अपने गांव लौटना, ऐसे में मैं थक जाता था। खैर हम बात करते हुए और उस तरफ अपने रास्ते पर चल रहे थे पैदल, और वो भी वो नंगे पैर थी। और तब मैंने वो सवाल पूछ ही लिया कि देखिए आपके पैर में चप्पल नहीं है क्या, या चप्पल आप पहनती नहीं हैं? वो मुस्कुरा के कहने लगी कि नहीं, मुझे चप्पल पहनने की आदत ही नहीं है, मुझे नंगे पैर चलना अच्छा लगता है। मैं कुछ समझ नहीं पाया था कि आज के युग में भला नंगे पैर कौन चलता है भाई, ऐसे रास्ते पर जहाँ पर
कांटे हो, पत्थर हो, जरा सा भी चोट लगे तो नुकसान तो होता ही पैरों का। लेकिन मैं उसका निजी मामला था, उसमें मुझे कुछ बोलना मुनासिब भी नहीं लगा। अब वो मेरे बारे में कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कितना कमा लेते हो। मैंने बोला देखिए जी, मैं तो मेहनत बहुत करता हूँ। सुबह जल्दी उठता हूँ, तैयार होता हूँ। अब घर में कुछ बना तो नाश्ता कर लिया, कुछ अपने लिए दोपहर के लिए रख लेता हूँ। रूखी सूखी जो भी रोटी मिल जाती है, कई बार सब्जी नहीं होती है तो प्याज के साथ ही काम चला लेते हैं। इसके बाद हम अब रात में कभी कभी लेट भी होता है, ओवर टाइम लग जाता है, तो कुछ नगद पैसा भी मिल जाता है। आज भी मुझे मिला है, तो उसका परिवार में खर्च होता है साग सब्जी पर, और सैलरी जो मिलती है उसमें तो हमारा गुजारा होता ही नहीं है पूरे परिवार का। पूछने लगे कि फिर कैसे गुजारा होता है परिवार का। मैंने बोला कि देखिए, जब तक मेरे पापा जिंदा थे तो सही चल रहा था, लेकिन पापा के गुजरने के बाद मेरे घर की हालत डमाडोल हो चुकी है। अब मैं ही इकलौता इंसान हूँ जो अपने घर में कमा रहा है। अब मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। अब इसके आगे मैं क्या बताऊँ आपको, कैसी मेरी ज़िंदगी चल रही है। एक तरह से मैं बोल करके अपने दिल की भड़ास निकाल रहा था, जो काफ़ी दिनों से अंदर में बैठी थी। ये दुख दर्द कोई पूछने वाला मेरा था ही नहीं। और उस लड़की को मैं सब कुछ बता करके अपने आप को हल्का कर रहा था। लड़की मुझे विस्मय से देख रही थी। हम चलते जा रहे थे, बात करती जा रही थी, और एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि कोई भी इंसान चलता है ना, तो चलने की आवाज़ जरूर आती है, लेकिन उसकी चलने की आवाज़ नहीं आ रही थी। बिना चप्पल जूते के भी इंसान चलता है तब भी आवाज़ आती है। लेकिन मैंने महसूस जरूर किया कि वो मेरे साथ में चल रही थी, लेकिन मैंने उसका आवाज़ सुना नहीं, जैसे एकदम बिना आवाज़ का हवा में चल रही हो। बिल्कुल आवाज़ हमें महसूस ही नहीं होता था। खैर, अब हम बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब वो तालाब की जगह अब आ चुकी थी। अब मैंने बोला देखिए, ये रहा आपका गांव। इस तालाब के साइड से जो रास्ता है ना, ये सीधा जिस गांव में जाना चाहती हैं वहां पर आपको ले जाएगा। तो आप कहीं बाहर से रहती है? मैंने पूछा। बोले जी, मैं बाहर रहती हूँ, यहाँ मेरी रिश्तेदारी है। मैं अपने रिश्तेदार के पास में आई हूँ, अब कुछ दिन मैं यहाँ रुकूंगी। वो मुझे बातचीत में बहुत अच्छी लगी, पढ़ी लिखी लग रही थी। जो बात बोल रही थी ना, बिल्कुल मार्के वाली बात थी। अब मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ था। इसके बाद वो कहने लगे, क्या मुझे उस गांव तक, उस सीमा तक आप छोड़ देंगे अगर आपके पास वक्त है तो। अब इतनी दूरी में हमें एक दोस्ती सी हो गई थी। अब मैं सोचा कि लड़की जात है, रात का टाइम है, अकेले कहाँ छोड़ेंगे इसको, अकेले कैसे जाएगी, चलो छोड़ आते हैं। अब फिर मैंने बोला कि जी चलिए, मैं आपको उस गांव का सीमा तक छोड़ देता हूँ। फिर हम उस रास्ते पे मुड़ गए थे, बात करते जा रहे थे। जब गांव का सीमा आ गया ना, तब वो लड़की कहने लगी कि जी, मैंने आपको बहुत परेशान किया, लेकिन आप मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे, तो क्या मुझसे आप दोस्ती करेंगे? मैं अब उसकी तरफ देख रहा था कि लड़की दोस्ती मुझसे कैसी करना चाहती है। मैं तो सुबह काम पर निकलता हूँ और देर रात अपने घर पर लौटता हूँ। मेरे पास दोस्ती करने का, दोस्ती निभाने का टाइम कहाँ बचता है। मैं अपनी मजबूरी बता दी कि देखिए, दोस्ती तो मैं ज़रूर कर लूँगा, अब कर भी सकता हूँ, लेकिन मेरे पास वक्त ही नहीं कि आपके साथ 2-4 मिनट बैठकर बात कर सकें, तो कैसे हो पाएगा। लड़की शायद मेरी मजबूरी समझ रही थी और कहने लगी, कोई बात नहीं, हम नहीं मिलेंगे, लेकिन रात के टाइम जब आएंगे ना आप, तो क्या हम इस तालाब पर जहाँ से रास्ता मुड़ा था वहाँ पर कुछ मिनट के लिए हम मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं ना, इतना तो चलेगा ना। आप मुझे बहुत अच्छे लगे विचार के। अब मैं भी बोला हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन कैसे, हम आपके कितने बजे हम आएंगे, हमें तो कुछ खुद का पता नहीं होता है कि कितनी देर में हम इस जगह पर पहुँचेंगे। तब वो लड़की कहने लगी कि आप बेफिक्र रहिए, जब आप आओगे ना,
तो मैं आपको ढूंढ लगी। और इसके बाद मुस्कुरा के कहने लगी कि आप जाइए। आप वाकई इतनी खूबसूरत थी कि मैं तो देखता ही रह गया था। और उसने तो दोस्ती का वादा भी कर लिया था और एक तरह से हम दोस्त बन भी चुके थे। बस का सफ़र और वहाँ से पैदल का सफ़र, इसी बीच हम दोस्ती हमारी शुरू हो गई थी। जैसे ही मुड़ा मैं जाने के लिए तभी बोली, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। मैं रुक गया। अब बोली कि देखिए, हमने दोस्ती शुरुआत किया है तो खाली दोस्ती तो होती नहीं है। फिर अपना थैले में से हाथ डाली और उसमें से एक जेंट्स का बटुआ, जो काफ़ी पुराना ही लग रहा था, चमड़े जैसा था, देखने में कीमती लग रहा था, और वो मुझे दी कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा भेंट है पुराना लेकिन कीमती है, इसको संभाल कर रखिएगा और हो सके तो अपने जेब में हमेशा रखिएगा। मैं जब उस पुराने बटुआ का देखा ना, तो कहने लगा चलो, जब इसने श्रद्धा से दिया है, प्रेम से दिया है, तो रखने में क्या एतराज है। मैंने बोला जी जी, अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं सीधा सब एकदम स्पष्ट उससे बोल दिया था कि गरीबी से हम इतना परेशान हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। और लड़की हंस के कहने लगी, जी मुझे मालूम है, आपने सब कुछ मुझे बता दिया है, तो कल हम मिलते हैं ना तालाब पर। और इसके बाद मैं अपने रास्ते, लड़की अपने रास्ते, वो गांव की तरफ और मैं अपने गांव की तरफ। बटुआ लेकर के मैं रास्ते भर देखता रहा। बटुआ तो खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। पुराना बटुआ था और चमड़े से बना हुआ था, देखने में कीमती लग रहा था। और इसके बाद मैंने बटुआ को अपने पेंट में रख लिया था कि चलो, निशानी के तौर में पहली दोस्ती लड़की से हुई है और उसने मुझे गिफ्ट दिया है, तो इसको मैं दिलो जान की तरह रखूँगा, संभाल के रखूँगा। अब फिर अपने घर पहुँच गया था। अब घर वालों को पता ही था कि कभी कभी लेट होता है, और वही रोज़ की कहानी थी, तो उनको ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी तो मैं करता नहीं था। खाना बना होता था, अब मैं तो गर्म करने का कोशिश भी नहीं करता था। उस वक़्त में भूख लगी होती थी, और जो भी खाना घर में होता मैं फटाफट खा लेता। शरीर थका होता तो चारपाई तो जरूर चाहिए थी, और उसके बाद मुझे दिन दुनिया का होश नहीं रहती थी। सुबह मेरी माँ मुझे आवाज़ लगाती थी कि बेटा, सुबह हो गया है, तैयार हो जा, नहीं तो लेट हो जाएगा। और तब मेरी आँख खुलती थी। इसके बाद फटाफट मैं तैयार होना, नहाना धोना, और जो कुछ भी रुखा सूखा मिलता था मैं खा करके और कुछ दोपहर के लिए लपेट करके चल देता था। और उस रात भी ऐसा ही हुआ। मैं जो भी घर में था खा पी करके अपने चारपाई पकड़ लिया था। लेकिन सोने से पहले मेरी आंखों में वही सुंदर लड़की का अब शक्ल घूम रहा था कि कितनी अच्छी लड़की है, कितनी शरीफ लड़की है, और कितनी भोली थी, और कितनी सुंदर सुंदर बातें कर रही थी। मुझे उसका बर्ताव, चेहरा और सब कुछ पसंद आ चुका था। वही ध्यान में किए हुए मैं सपने में चला गया था। सपने में मैं उस लड़की के साथ उसी तालाब के पास में घूम रहा हूँ, और वो लड़की मुझसे मीठी मीठी बातें कर रही है। हम अब दोस्ती से काफ़ी आगे जा चुके हैं। दोस्ती तो अब पीछे छूट चुकी थी। हम तालाब के किनारे एक पेड़ के पास बैठे हुए हैं, हम आपस में प्रेम कर रहे हैं, और ऐसा माहौल है जैसे ना दिन हो ना रात हो। ऐसा ही माहौल बना हुआ था। ना तो कोई इंसान हमें दिख रहा था आसपास में, हालांकि दिन के वक्त में वहाँ कोई ना कोई ज़रूर होता था। कोई स्त्री, गांव की स्त्री कपड़ा लेकर के धोती थी, छोटे बच्चे नहाने की कोशिश करते थे, भैंस वगैरह उस तालाब में पानी पीने के लिए आ जाती थी, तो कोई ना कोई वहाँ ज़रूर होता था। लेकिन सपने में मैं देख रहा था ना, तालाब बिल्कुल सपाट पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, और आसपास में भी कोई नहीं है। हम जिस पेड़ के पास बैठे थे वहाँ पर दिन में लोग आराम से बैठकर ताश खेलते थे, लेकिन वो जगह भी खाली थी, और हम एक तरह से उसी पेड़ के नीचे प्रेम लीला में अब मग्न थे। इसके बाद मेरी आँख खुली ना, तो मैं उस मीठे सपने को महसूस कर रहा था। मैं
वही सोच रहा था कि मैं उस जगह पर कैसे पहुंच गया, और अभी तो उस लड़की से मेरी दोस्ती हुई और उसका मुझे ख्वाब भी आने लगा। ये सही बात नहीं है। लेकिन मैं ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे नींद आ रही थी, दोबारा सो चुका था। सुबह आँख खुली। कभी कभी ऐसा होता था ना कि घर में पैसे का अब ऐसा टोटा होता था कि बस भाड़ा के लिए पैसे नहीं होता था। तो जहाँ से हमारी उधारी चलती थी दुकान से, उस बनिए के पास माँ जाती थी और कुछ पैसे नगद मांग लेती थी कि बेटे का सैलरी मिलेगा ना तो मैं सब एक साथ में जो भी आपका बकाया है दे देंगे। उस रात भी जब मैं आया था ना तो मेरे पास में अब सुबह जाने के लिए पैसे नहीं था, माँ को ही प्रबंध कराना था। अब मैं रात को ही माँ को बोल दिया था कि माँ पैसे नहीं है मेरे पास में भाड़ा, बस भाड़ा का। माँ कहने लगी आराम कर ले, सुबह मैं जाकर बनिया से मांग लाऊंगी, जब सैलरी मिलेगा तो सारा इकट्ठा हम दे देंगे। ऐसा ही होता था। सुबह मैं माँ की आवाज़ पर उठा, तैयार होने लगा और कपड़ा अपना बदल लिया, गंदा हो चुका था। और वो बटुआ, फिर मुझे ध्यान आ गया, कह रही बटुआ तो पैंट में से निकाला नहीं। और मैं बटुआ निकाला। जब बटुआ निकाला ना तो जब मैं पहली बार बटुआ का महसूस किया था तो हल्का था, लेकिन इस बार मैं अपने पैंट से बटुआ निकाला ना तो कुछ भारी सा लगा। अब मैं उस वक्त में वक्त नहीं था, मैं जल्दीबाजी में था, वक्त हो रहा था बस पकड़ने का। अब माँ बनिए से पैसा लेके आ भी चुकी थी और वो पैसा मुझे दे के कहने लगी थी कि ले पैसा पकड़, संभाल कर रख। लेकिन मेरी आदत नहीं थी कि मैं बटुए में पैसा रखूं। ऊपर वाला जेब था मेरा और उसमें पैसा रख करके और जो भी रूखी सूखी रोटी थी प्याज के साथ बांध करके अब मैं चल पड़ा था। जल्दी निकलना था और बस भी पकड़ना था। मैं जब बस में बैठ गया ना, जब टिकट ले लिया और तब कुछ पैसे बचे उसमें से वापसी के लिए, और तब मैंने सोचा कि बटुए में रख दूँ, क्योंकि अब ऊपर रखने कोई मतलब नहीं है, कहीं गिर ना जाए। और जब बटुआ मेरे पास में आ गया है, अब पहली बार मैं बटुए का आनंद ले रहा था और वो बटुआ मैंने निकाला। जब निकाला ना तो जैसे ही बटुआ को खोला ना तो मैं देखता ही रह गया था। उसमें एक सोना का सिक्का चमक रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि इस पुराने बटुए में जब मैं कल देखा था तो बिल्कुल खाली पड़ा था, इसमें एक सोने का सिक्का कहाँ से आ गया। मुझे लगा कि जरूर ये सिक्का कल ही होगा, मैं देख नहीं पाया होगा, और वो सिक्का उसी लड़की का होगा जिसने मुझे बटुआ गिफ्ट किया है दोस्ती के नाम पर। भाई इसको तो मैं संभाल कर रखूँगा। शाम के टाइम हम देखेंगे, अगर लड़की मिल जाएगी तो उसको मैं पैसा वापस कर दूँगा, ये सोना जो है वापस कर दूँगा। अब फिर मैं सारी बस में यही सोचता रहा जब तक मैं उतर नहीं गया कि सिक्का तो बड़ा कीमती होगा, ऐसे तो हमारी गरीबी भी दूर हो सकती है। लेकिन मैं लालची नहीं था और मैं ऐसा कभी गलत काम करता भी नहीं था, दूसरे को पैसे का अपना पैसा नहीं समझता था। मैं कहने लगा ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, उस लड़की का ये पैसा है जिसने मुझे बटुआ दिया है, नई नई दोस्ती हुई है। अब फिर मैं अपने काम में जुड़ा रहा। पहुंच करके शाम हुई, आज भी कुछ एक्स्ट्रा काम करना था, नगद पैसे आज भी मिलना था, और उसी लालच में हम तो रुक जाते थे देर तक। नाश्ता पानी मिल जाता था तो पेट भी भर जाता था। इसके बाद जब वहाँ से छूटे ना तो जब अपने बस स्टैंड पर उतरे तो रात काफ़ी हो चुकी थी, 10 से ऊपर का टाइम हो चुका था। अब मैं जल्दी जल्दी, मुझे तो उस लड़की को ध्यान भी नहीं था कि कोई हमने कल दोस्ती की है। मुझे यही था कि मैं जल्दी घर पहुंचूं, कि सारा दिन काम करके खड़े खड़े काम करना पड़ता था, थक जाता था, मैं पैरों में दर्द होने लगता था। इसके बाद मैं उस तालाब के पास से गुजरने लगा। जब उस लड़की का आवाज़ सुनाई पड़ा ना, जो मेरा नाम ले रही थी, परवेश परवेश, तब मेरा ध्यान अब उधर बटा। मैं देख रहा हूं कि उसी पेड़ के पास में लड़की खड़ी है जो रात को मैंने ख्वाब देखा था कि मैं उसी पेड़ के पास में हम लोग प्रेम लीला कर रहे हैं। अब मैं उस लड़की को उस जगह पर खड़ा देखा ना तो मुझे बहुत हैरत हुई थी कि भाई रात का 10 बज रहा है और सुनसान रात है
सुनसान जगह है, इसका जो गांव है अब यहाँ से भी दूर है, तो ये लड़की कैसे आ गई यहाँ पर। मैं अब उस लड़की को देखता रहा। दोबारा उसने आवाज़ दी कि प्रवेश प्रवेश मैं हूँ, आओ इधर, है ना कुछ टाइम तुम्हारे पास में। मैं अब उस लड़की के पास में चला गया। आज जाते ही बोला कि देखिए, आपको इस जगह पर आप एकांत में आना नहीं चाहिए। इस जगह मानता हूँ कि चलो ऐसी वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी अब क्या बोल सकते हैं, लड़की के लिए जगह बिल्कुल सही नहीं है, और वो भी इस रात को। आप इस जगह पर क्यों आई। तब वो लड़की कहने लगी कि प्रवेश, मैं तुमसे कल बोली थी ना कि जब तुम आओगे तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करती मिलूंगी। आज देखो, मैं इंतज़ार ही कर रही थी। मुझे पता था कि तुम आज इतनी बजे पहुंचोगे, मेरा दिल गवाही दे रहा था। अब उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर के मैं भी बहक गया था। और इसके बाद सबसे पहले मैंने अपना बटुआ निकाला। अब बटुआ निकाल करके मैंने बोला कि देखिए, इस बटुआ में आपका एक बहुत कीमती चीज़ है, वो आप वापस ले लीजिए, वो हमारे किसी काम का नहीं है। लड़की जो थी कहने लगी नहीं नहीं, ऐसा कोई कीमती चीज़ उसमें था ही नहीं, वो तो खाली बटुआ था, और वो भी पुराना बटुआ, वो मेरे पिताजी का बटुआ है। अब मैं बहुत सालों से संभाल कर रखी हूँ। आप मुझे अच्छे लगे तो मैंने आपको भेंट दे दिया, आप ही रखिए उसको। मैं उस बटुए में से सिक्का दिखाया, निकाला। अब बोला कि देखिए, ये तो सोने का सिक्का है, ये जरूर आप ही का होगा। लड़की उस सोने सिक्के कहने लगी देख करके कि हाँ, ये तो है सोना का सिक्का, लेकिन मेरा नहीं है। मैं कसम खा के कहती हूँ, लड़की बोलने लगी कि ये सिक्का मेरा नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम, ये सिक्का ही आपका है। जब आपके बटुए में मिला है तो ये तो आपका ही हुआ ना, ये मेरा कहाँ से हो सकता है। आप तो उस टाइम भी देखे थे, इसमें कोई सिक्का था। मैंने बोला नहीं, लेकिन मैं सुबह जब देखा हूँ बस में, तब ये मुझे नजर आया। लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी ये आपका है जी, ये आपका हिस्सा में आया है, आपके बटुए में आया है तो आपका ही होगा, ये मेरा नहीं है। इसके बाद मैंने बहुत कोशिश की कि नहीं नहीं, ये आपका सिक्का है, आप झूठ बोल रही हैं, आप इसको ले लीजिए। लेकिन लड़की ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये आपका है, अपने इस्तेमाल में लाइए। और देखिए, अगर ये मिल गया है तो आपका गरीबी भी दूर हो जाएगा, इसको बेचिए और उसके बदले में जो चाहिए आप ले लीजिए। बात तो सही कह रही थी। अब मैं भी उस लड़की से बहुत प्रभावित था, और रात का जो सपना मैंने देखा था सेम वैसे ही मेरे साथ में अब शुरू हो गया। वो लड़की कहने लगी कि थोड़ा देर मेरे पास में बैठिए ना, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके बाद ना चाहते हुए भी मैं उनके पास बैठ गया था, उसी पेड़ के नीचे। जो मैंने ख्वाब में रात में देखा था ना, अब वही चीज़ अब मेरे साथ में हो रही थी। वो लड़की मैं प्रेम कर रहे हैं, और उस जगह पर कोई था ही नहीं। खैर, अभी तो ये रात का वक्त था, लेकिन जो सपने में देखा था ना कि ना दिन है ना रात है, धुंधला धुंधला आकाश हुआ पड़ा है, लेकिन सब चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं था, आज रात था और चांद निकला हुआ था, चांद की रोशनी पड़ रही थी। ऐसे ही महसूस हो रहा था कि जैसे ये सब हो रहा है ना, ये सब कल हो चुका है, आज तो हम इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। लड़की अब कहने लगी कि अब निकल जाइए, आप परिवार वाले आपका देख रहे होंगे। मैं बोला चलिए पहले आपको उस गांव तक छोड़ दूं, सीमा पर छोड़ दूं, और फिर मैं वापस आ जाऊंगा। लड़की कहने लगी आपको देर नहीं होगी, आपका माँ अब आपका बाट देख रही होगी। मैं कहने लगा वो तो रोज ही देखती है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया इस जगह पर आप मुझे मत मिलिए। और मैं बहुत समझाने की कोशिश किया कि जगह लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, हम तो लड़के हैं, हमें क्या मतलब है किसी से। लेकिन लड़की देख करके अब किसी का दिल क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं समझा दिया था, मेरी बात को शायद वो समझ भी गई थी। इसके बाद हम उसको सीमा रेखा में, गांव की सीमा रेखा तक पहुंचा दिया। अब फिर मैं उल्टे पैर वापस लौटने लगा। तभी वो लड़की चिल्ला के बोली कि मैं कल फिर भी आपको उसी जगह पर मिलूंगी। अब मैं उसको चिल्ला के बोला कि नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम कभी मिलेंगे जब मेरे पास छुट्टी होगी उस दिन। अब मैं तेज़ी से
तालाब से निकलता जा रहा था। जब मैंने उस पेड़ के पास में आया ना, तो तालाब में कुछ हलचल सी हो रही थी। ऐसा आवाज आ रहा था जैसे उसमें कोई नहा रहा हो। मैं कुछ समझ नहीं पाया था। वाकई में जब तालाब में झांकने लगा ना, तो एक परछाई सी मुझे नजर आई थी, जैसे वो कोई औरत हो, उसके बाल खुले हुए हैं। और ये बस थोड़ी देर के लिए हुआ। जब मैं देखा ना, तो वाकई मुझे हैरत हो रही थी कि इस रात को कोई औरत इस तालाब में क्यों उतरेगी नहाने के लिए। ये तो बड़ा विचित्र बात है। मैं कभी भूत प्रेत पर यकीन करता ही नहीं था, न मैं इनको मानता था कि इस संसार में भूत प्रेत भी होते हैं, और मैं कभी उन पर विश्वास भी नहीं करता था। तो मैं इन चीज़ों से काफ़ी दूर था। लेकिन वो कुछ ही पल के लिए उस औरत को मैं देखा था तालाब में, जैसे डुबकी लगा रही हो और फिर अपना सर बाहर निकाली हो, और फिर वो गायब भी हो गई थी, नजर ही नहीं आई। मुझे लगा कि मेरे दिमाग का भ्रम है, ये औरत नहीं हो, कोई चीज़ और होगा। तो बटुए में सोने का सिक्का मिला है, ये कैसे मेरे बटुआ में आ गया? जब उस लड़की ने मुझे बटुआ दिया था तो उसमें कोई सिक्का नहीं था, और मैं बस में जब बटुआ खोला तब मुझे सिक्का नजर आया। ये जरूर इसी बटुए में होगा। लेकिन ये लड़की कहती है ना कि ये बटुआ इनके फादर का है, तो जरूर सिक्का फादर का ही होगा, जो लड़की लेने से इनकार कर रही है। खैर चलो, अब लड़की ने इजाज़त दे दिया है तो इस सिक्का मैं अपने माँ को दे दूँगा, ताकि इसको बेच करके हमारी घर की माली हालत कुछ सुधर सके। मैं खुश था। आखिरकार अपने घर पहुंचा। माँ वाकई इंतज़ार कर रही थी और लेट भी काफ़ी हो चुका था। मैं अब जब घर पहुंचा था ना, तो 12 बज रहा था। ये पहली बार हुआ था कि मैं इतना लेट हुआ था। जब दरवाजे पर माँ मुझे खड़ी नज़र आई, शायद कदमों की आवाज़ से वो मुझे अब समझ गई कि बेटा आ चुका है। जैसे दरवाजे पर आया, माँ कहने लगी, बेटा इतना देर तो कभी नहीं करता था, कहाँ रुक गया था? अब मैं माँ को क्या बताऊं कि मैं तालाब के पास में रुका था उस लड़की के साथ। ये तो बोलने वाली बात नहीं थी। मैं बहाना बना दिया कि माँ आज वो उधर कंपनी में ही लेट हो चुका था और इसलिए मुझे घर पहुंचने में इतना वक्त लगा। चलो माँ। अब फिर जैसे ही मैं बाहर आंगन में पहुंचा, अब मैं अपना वो बटुआ निकाल करके माँ को दे दिया कि माँ मुझे ये बटुआ बस में मिला है और ये किसी सीट पर पड़ा हुआ था, लवारिस था। मैंने बहुत लोगों को आवाज़ दिया लेकिन कोई बटुआ का मालिक नहीं था, तो मैं इसको लेते आया। अब देखो ना माँ, इसमें एक सोने का सिक्का भी है। माँ जब देखी तो एकदम मेरी तरफ घूर के देख रही थी। सच बोल रहा है? मैंने बोला हाँ माँ, बिल्कुल सच बोल रहा। हाँ, तब माँ उस सोने को सिक्कों को लेकर के अब रोशनी में, जो लालटेन की रोशनी थी, और उसमें वो उलट पुलट कर देखने लगी और कहने लगी कि हाँ, ये तो सोने का ही लग रहा है, अब पुराना लग रहा है, ज़रूर इसके काफ़ी पैसे मिलेंगे, लेकिन ये तुझे मिला कहाँ से, सच बता। बार बार माँ पूछ रही थी, लेकिन मैं एक ही बात जो बोला था उसी बात को रिपीट कर रहा था कि माँ बस में एक खाली सीट पर मिला था। अब बटुए का मालिक आसपास में भी नहीं था। तब माँ को शायद विश्वास हुआ था और कहने लगे, बेटा ज़रूर इसको बेच करके हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, इतना पैसा तो इसमें आ ही जाएगा। माँ भी खुश थी, मैं भी खुश था। एक तरह से अब हमारे सर से जो बोझ था कंगाली का, अब उतरने वाला था वो सोने के सिक्के से। मैं निश्चित होकर के अब सो चुका था। सुबह जैसे मैं उठता था उसी वक्त में उठा, काम पर गया, अब फिर वापसी। लेकिन आज ज़्यादा देर नहीं हुई थी। मैं जब अपने स्टैंड पर उतरा था ना, तो 9 बज रहे थे। अब मेरे साथ कुछ गांव के लड़के भी थे और वो भी आगे आगे जा रहे थे। हालांकि उनसे हमारी कभी बनती नहीं थी। वो दूसरी कंपनी में काम करते थे और मुझ पर तो गरीबी का जैसे मजाक उड़ाते थे कि तेरे पास में है क्या, तू हमारा दोस्त बनने का लायक ही नहीं है, ना तेरे पास में अच्छे कपड़े हैं ना अच्छे जूते हैं, तू हमसे दूरी रहा। इसलिए मैं उनसे थोड़ा दूरी बना के रहता था और उस संजोग से आज
उसी बस में सवार थे जिसमें मैं आया था, नहीं तो वो बहुत मुश्किल से ही मुझे मिलते थे। और वो भी उस रात को मेरे साथ मजाक करते हुए अब आगे निकल गए। मैं उनसे उलझना नहीं चाहता था। मैं रुक गया कि पहले इनको जाने दो और तब मैं अब पीछे पीछे चलूँगा। और जब वो दोस्त मुझे नज़र नहीं आए ना, और तब मैं चलना शुरू किया। अब मुझे बस एक ही डर था कि कहीं लड़की तालाब के पास बैठी हुई इंतजार न करते मिल जाए। अगर उन लड़कों ने देख लिया तो उस लड़की को छोड़ेंगे नहीं, बदमाश लड़के थे। अब मुझे जब इस बात का शंका हुई ना, तो मैं तेज़ी से एक तरह से दौड़ने की हालत में चलने लगा कि लड़के कहीं उस लड़की को तो नहीं देख लेंगे। डर था शरीर में और इसलिए मैं दौड़ रहा था। लेकिन जब उस जगह पर पहुंचा ना, तो लड़के तो अब नज़र नहीं आ रहे थे, वो आगे शायद निकल चुके थे। अब मैं उस पेड़ की तरफ देखा तो लड़की कहीं नहीं थी। पूरा तालाब में आसपास में देख लिया, लेकिन लड़की नज़र नहीं आई। और जैसे ही मैं संतुष्ट हो गया कि हाँ चलो आज लड़की नहीं आई है, तब मैं अपने गांव की तरफ बढ़ने लगा। और तभी मेरे पीछे आहट हुई, एक आवाज़ हुई। अब मुड़ कर देखता हूँ तो वही लड़की खड़ी है। कहाँ जा रहे हो? मुझसे मिले बिना? मैं तो कब से इंतज़ार कर रही थी। मैंने जब उसको सुरक्षित देखा ना, तब मुझे दिल में थोड़ा खुशी मिली थी। मैं सोचा कि अगर ये लड़की उन लड़कों को नज़र आ जाती तो कुछ मामला अलग होता। लड़के बदमाश थे, ज़रूर छेड़ते इस लड़की को। मैंने बोला कि तुम उन लड़कों को देखी जाते हुए? 3-4 लड़के थे वो। बोली हाँ, वो कभी के निकल चुके हैं। तो तुम यहीं पर थी? बोले हाँ मैं यहीं पर थी। तो तुम्हें दिखे नहीं? बोली नहीं, मैं जब देखी तो मैं छुप गई थी। मैं थोड़ा संतोष का सांस लिया कि लड़की वाकई तेज है। इसके बाद हम उसी पेड़ के पास बैठ गए, लेकिन आज मैं जल्दी में था। मैं कहने लगा कि मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। माँ मुझसे कई सवाल पूछ लेती है, कल तो काफ़ी लेट हो चुका था, तो मुझे आज भी जल्दी निकलना है। लड़की कहने लगी हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन टाइम तो लगता ही है। पेड़ के पास बैठे हम दोस्ती में, प्यार मोहब्बत, और इसके बाद उस लड़की को उस गांव की सीमा रेखा तक छोड़ना और फिर वापसी। अब इसमें भी टाइम ज़्यादा हो चुका था। घर पहुंचा तो माँ इंतज़ार कर रही थी, कहाँ रह गया, आज क्या हो गया। मैं वही बहाना कल वाला फिर बता दिया कि माँ फिर वही काम में लेट हो चुका था। माँ विश्वास कर लेती थी, भोली थी। मैं जो भी घर में बना था, अब मैं खाना पीना खा करके सोने लगा। और तब माँ मेरे पास में आई कि बेटा तेरे से कुछ बात करनी है। मैं बोला हाँ हाँ बोलो ना। तब वो बोली कि देख बेटा, मैं वो जो सोने का सिक्का तुझे पाया था ना, सुनारी को दे दिया। और वो कहने लगा कि ये जो सोना है ना, ये इतना महंगा है कि इसको मैं खरीद नहीं पाऊँगा। मैं कल मार्केट में ले जाऊँगा और फिर मैं इसको बेच करके तब आपको पैसा दूँगा। मैंने बोला कोई बात नहीं माँ, सुनार तो अपना गांव का ही है, तो उसमें सोचने वाली क्या बात है। लेकिन माँ कहने लगी कि बेटा सुनार का रहा है कि ऐसा सोना का सिक्का बहुत ज़माने से बंद हो चुका है, बनता ही नहीं है, ये बहुत पुराना सिक्का है। वो सुनार कर रहा था कि ऐसा सिक्का आपको मिला कहाँ से। तब मैंने बता दिया कि बेटे को बस में मिला था, एक बटुए में। लेकिन वो कह रहा था कि ऐसा सोना का सिक्का आज से 100 साल पहले कभी राजा महाराजा बनाए करते थे, लेकिन अब वो कहीं भी दुर्लभ सिक्का है। मैं समझ गया था कि माँ जो बताना चाहती थी, वो शायद सुनार उस सिक्के के बारे में पूरी जानकारी ले रहा था कि आखिर ये सिक्का आया कहाँ से, इनके घर मिला कैसे। मैं निश्चित था कि कोई बात नहीं माँ, अब कल दे देगा पैसा या परसों दे देगा, उसमें घबराने वाली क्या बात है। वाकई में वो सोने का जो सिक्का था ना, कीमती तो जरूर था, लेकिन मैं उसको पहचान ही नहीं पाया था। माँ सुनार को दे आई थी और सुनार वो भी समझ गया था कि सिक्का बहुत ही कीमती है, इसको हमें शहर में बेचना है और उससे ज़्यादा पैसा मिलना है। और वही हुआ था। खैर मैं उस रात तो आराम से सो गया था। सुबह अपनी ड्यूटी पर निकल गया और रात को वापसी आया ना, तो उस जगह पर मैं आकर के तालाब पर रुक गया था। मुझे
अब यही था कि लड़की आज भी आई होगी, लेकिन वो लड़की वहाँ थी ही नहीं। मैं बहुत देर तक उस जगह पर इंतज़ार करता रहा, लेकिन लड़की कहीं भी नज़र नहीं आई। आधा पौन घंटा मेरा ख़राब हो चुका था, लेकिन जब लड़की नज़र नहीं आई ना, तब मैं अपने घर लौट आया था। सुबह में 3 दिन तो लगा था, 3 दिन में लगातार उस लड़की को वॉच करता रहा कि लड़की तालाब में मिलेगी, लेकिन वो लड़की अब उस जगह पर आ ही नहीं रही थी। मुझे लगा कि रिश्तेदारी में आई थी और उसका काम हो गया, वापस अपने जहाँ से आई होगी चली गई, बात ख़त्म, दोस्ती ख़त्म। यहीं तक हमारी दोस्ती थी। मैं एक तरह से उस लड़की को अब यही समझ गया था कि रिश्तेदारी में चली गई होगी, बात ख़त्म है। मेरा काम अब रोज़ आना रोज़ जाना। और वो जो सुनार था ना, माँ को बहुत सारा पैसा दिया कि देखिए माँ जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, ये सिक्का बहुत महंगा बिका है, इसमें मेरा हिस्सा ये रहा, आपका हिस्सा ये रहा। और माँ भी खुश, सुनार भी खुश। और जब माँ ने मुझे इतना सारा रुपया दिखाया तो मैं भी खुश था कि चलो अब तो हमारी गरीबी वाकई दूर हो गई। इसके बाद माँ कहने लगी, बेटा तो रोज़ रोज़ शहर जाता है, ठीक नहीं है, अब इतना पैसा आ ही चुका है तो क्यों ना कोई एक काम नहीं खोल ले, किराना का दुकान खोल ले, कुछ और काम कर ले। ये रोज़ शहर का लेबरगिरी करना अब ठीक नहीं है, पैसा तो अब इतना मिल ही चुका है। माँ की बात मुझे जच गई थी। इसके बाद मैंने अब अपने गांव में अपने घर के आगे ही एक किराने का दुकान खोल दिया। हाँ, तालाब पर मैं जाता था रात के टाइम घूमते हुए, लेकिन वो लड़की दोबारा मुझे नहीं मिली। लेकिन उस पैसे से इतनी बरकत हुई, वो जो मेरे किराने की दुकान थी ना, चल पड़ी थी। इसके बाद वो किराने की दुकान तो थी ही, मैं कपड़े का दुकान भी डाल दिया था। और उसके बाद भी हमारी तरक्की रुकी नहीं, तरक्की चलती रही। अब मैं शहर में दुकान ले लिया हूँ, और शहर में मेरी कपड़े का अब एक तरह से शोरूम कहा जाए तो वही होगा, और मैं इस लेवल तक पहुँच गया। लेकिन आज तक उस लड़की को मैं दोबारा देखा नहीं। मैं बाद में इस चीज़ को जाना कि जो लड़की थी ना, वो कोई आम लड़की नहीं थी। वो जब ज़मीन पर चलती थी ना, तो उसके पैरों की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देती थी, जैसे उसके पैर हवा में चल रहे थे। जरूर कोई देवीय शक्ति होगी, क्या कुछ और चीज़, कोई और शक्ति होगी जो मैं जानता नहीं। और उसी के वजह से आज मैं इतना आगे बढ़ा, धनवान हुआ, गरीब से मैं आज कहाँ पहुँच गया। और मैं कभी कभी उस तालाब पर जाता हूँ ना, तो उस लड़की का चेहरा मेरे सामने में आ जाता है। अब मुझे लगता है ना कि वो तालाब के आसपास ही है कहीं पर, और कभी मुझे आवाज़ देगी, प्रवेश प्रवेश, और मुझे लगता है कि आवाज़ दे रही है। मैं उधर मुड़ता हूँ, लेकिन कोई नहीं दिखाई देता। अब एक तरह से उस लड़की ने मेरे ऊपर उपकार किया है, और वो चमड़े का बटुआ आज भी मेरे पास रखा हुआ है। मैंने उसको तिजोरी में रख रखा हूँ। एक तरह से वो मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ है, और उसको मैं कभी खोना नहीं चाहता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी प्रवेश की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, उस चैनल पर विजिट कीजिए, उन कहानियों का भी आनंद उठाइए। अब फिर हम मिलते हैं इसी टाइम इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।